नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं शिवानी की लिखी हुई कहानी सती। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभिका मेला, उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थी। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुटकारा मिला कम से कम। 2 महिलाएं आ चुकी थी। एक, जैसा कि मैंने नाम से अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्रियन थी और दूसरी थी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए तो बाहर जा रही थी, इसी से एक बहुत छोटा सा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होलडॉल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होलडॉलहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटखट उतर गए। नकुलियों के हथेली पर धरे द्रव्य का अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, न सह यात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथी महाराष्ट्रीयन महिला ने अपना वृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वह प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वह स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तराई था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था औंधी करके बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क कर टेढ़ा हो जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसे बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोलकर वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद करके उपन्यास पढ़ने लगती। उनके सलवार कमीज दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था, किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा खुरदरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे अंगुली में लपेटते छल्ले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन टाँगते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं है जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिख की दरारों से मलिन कर देती है। मेरा अनुमान ठीक ही था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। हाल ही में लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रीयन महिला के परिचय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषिणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक के सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली से नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी
उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे और गले में दोहरी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती मजाक उड़ाती जा रहे थे। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर कर मंगलसूत्र दांतों तले दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारे छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। ओह, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखते ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा घुरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं? वह हंसी। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं हैं, नहीं तो मुंह पुरुष भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चाटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंगाड़िया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन से गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ाकर दोनों पैरों की पालथी मार के आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलेंश तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिले? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो मैं भागती चली आई। बर्फ में दबी देह सुना जो कि त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का, जिसे उन्होंने पहना था, एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकालकर कभी वे आंखें पोंछने लगती तो कभी अपनी सुरपनखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या? कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताजा सा लगने लगा। तो क्या अब आपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेंगे आप? महाराष्ट्रीयन महिला ने पूछा। नहीं बेन। मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का पेड़ कट कर ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने उस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघाकर सती ने एकदम आंखें ही मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। ऐसा लगा उन्हें देखकर। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगाकर जल भून कर राख हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। क्या आपने यह नहीं जानती?
खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठ गई। ऐसे गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच ही प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी ही तो मूर्खता कर बैठी थी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी भला। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही मैं और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। ना बहन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वह फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पिता के अंतिम संस्कार में सहायता करके आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपना उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राममोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी। और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी के मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर मैं आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। मुझे आपसे कहना नहीं चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ से जंघाव पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़कर वे टोकरी में से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसल खाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुंथ सी गई। अजीब औरत है। क्या आप सोचती है यह सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंडोरा पीट कर तो नहीं मरता, वह हंसकर बोले। हमको तो इसका यह स्क्रू ढीला लगता। उन्होंने अपने माथे की ओर अंगुली घुमाई। इस जमाने में ऐसी सती फती कोई नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने ही में मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन, ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फांदती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसी एक यात्री को खाते देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लगाती है। क्षण भर में ही सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछाकर छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने यह 6 फुट 10.5 इंच दुर्गा आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चकते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियां थी, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थी, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफर का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ा हेवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फाके थी। अपना खाना खाया ही किसने?
मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तादानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद सप्तक के डकार लेकर हाथ मुंह धोकर मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इससे एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। इसी शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा उठाया और हमारे हाथों में थमा दिया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनो, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सदी आवाज में गाने लगी। न जानियो जान की नाथे सवारे शू थवानु छे। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकीनाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन। बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट और बहुत सारे प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है। बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उददी में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रहकर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे भला। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील के बॉक्स। मिसेज वनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है। उनका गला भर्रा गया। हाँ ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियां और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू से घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसू, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही व्यवस्था कर दी थी। सुना गया है कि कुकुर मुत्तों को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है और कभी कभी कई दिनों तक नींद नहीं टूटती। मीठे सपने दिखाकर सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य ही वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं। 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृता होती दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो मित्रों कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन बहुत अच्छा बीते।